कल चित्रकूट दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 100वें जन्म शताब्दी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। चिकित्सा के नवीन आधुनिक बिल्डिंग का भी करेंगे शुभारंभ। पीएम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। बोले, ये मेरा सौभाग्य। अयोध्या में 22 जनवरी को 4000 संत महात्मा रहेंगे मौजूद। बागपत दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 311 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। टैबलेट, स्मार्टफोन का करेंगे वितरण। 36 साल बाद इकाना में इतिहास बदलने को तैयार इंडिया। देश में विश्व कप के मैच में इंग्लैंड को नहीं हरा पाया भारत। धूल चटाने के लिए तैयार रोहित की सेना। ज्ञानवापी में भावनाएं भड़काने में एफआईआर पर फैसला आज। कोर्ट में कथित शिवलिंग को फव्वारा बताकर क्षति पहुंचाने की याचिका। ठंड से पहले ही बिगड़ने लगी हवा की सेहत। मेरठ, गाजियाबाद समेत 8 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण। तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से आया नीचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बागपत दौरा आज। 311 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 351 करोड़ की 311 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। 311 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। 351 करोड़ की 311 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ौत में होगा कार्यक्रम का आयोजन। 23 करोड़ से बने केंद्रीय विद्यालय बावली का करेंगे लोकार्पण। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार राजकीय विश्वविद्यालय का करेंगे लोकार्पण। रोडवेज बस स्टैंड का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर बागपत से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बागपत दौरा आज। 311 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। 351 करोड़ की 311 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सुबह 11 बजे जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ौत में होगा कार्यक्रम का आयोजन। 23 करोड़ से बने केंद्रीय विद्यालय बावली का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार राजकीय विश्वविद्यालय का करेंगे लोकार्पण। आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर बागपत से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बागपत दौरा है। 11:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ भगवानपुर के नांगल गांव पहुंचेंगे। 11:20 पर भगवानपुर नांगल गांव पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिव गोरक्षनाथ मठ में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 6,16,000 से बना है कथा सभागार का शिलान्यास करेंगे। बड़ौत के जाट कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 351 करोड़ की 311 परियोजनाओं का सीएम करेंगे लोकार्पण। बता दें कि सीएम की सभा और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हुई पूरी। खबर बागपत से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बागपत दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री 11:20 पर भगवानपुर नांगल गांव पहुंचेंगे। शिव गोरक्षनाथ मठ में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 6.16 लाख से बने कथा सभागार का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ौत के जाट कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 351 करोड़ की 311 परियोजनाओं का सीएम करेंगे शिलान्यास। जनसभा के दौरान मंच से बागपत को दे सकते हैं बड़ी सौगात। हम इस समय मौजूद हैं जनता वैदिक कॉलेज के मैदान में,
और यहाँ पर मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर 351 करोड़ की 311 विकास परियोजना का भी वह लोकार्पण करेंगे और अन्य भी वह यहाँ पर लोगों को सौगात दे सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने से पूर्व एक नागल आश्रम में जो जाएंगे, वहां पर जो महंत हैं उनके निमंत्रण पर वो आ रहे हैं और वहां पर भागवत गीता का शुभारंभ करेंगे। कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वह थोड़ा इस तरह दिखाए कि किस तरह से यहाँ सभा को लेकर तैयारियां की गई हैं और इस सभा को पूरा अंतिम रूप दिया जा रहा है। और सुबह से ही यहाँ पर लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर भारी फोर्स यहाँ पर मौजूद रहेगा और यहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया है जिससे कि व्यवस्थाओं में कोई बाधा ना हो। इतना ही नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, के न्यूज बागपत। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां प्रधानमंत्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को 4000 संत महात्मा करेंगे मौजूद रहेंगे संत महात्मा। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। अयोध्या में 22 जनवरी को 4000 संत महात्मा रहेंगे मौजूद। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। पीएम मोदी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। पीएम ने स्वीकार किया निमंत्रण। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम ने स्वीकार किया निमंत्रण। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, यानी कि प्रधानमंत्री अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। अयोध्या में 22 जनवरी को 4000 संत महात्मा मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो निमंत्रण दिया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है, तो अब क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जाएंगी, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात किए जाएंगे? चाहेंगे पहले तो के न्यूज दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को निश्चित कर दी गई है। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के कर कमरों द्वारा इसका उद्घाटन होगा और कहीं ना कहीं भगवान राम बहुत दिन तक टेंट में थे। अब वो समय आ चुका है, 22 तारीख को करना हुआ अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के श्रद्धालु बहुत उत्साहित है। वो इंतजार कर रहे थे कब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब वो अपने भव्य दिव्य मंदिर में जाएंगे, क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने टेंट में इंतजार किया है। अब वो समय आ चुका है जब भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में जाएंगे। यहाँ के टेस्ट और टेस्टिंग अभी दिल्ली में ही है, जहाँ पे गए थे उन्होंने निमंत्रण पत्र दिए हैं। चाहे चंपत राय जी हो, जितने टेस्टी थे यहाँ के राम मंदिर के, तो वही मौजूद थे। अब यहाँ अयोध्या में एक नया उत्साह लोगों में जगा हुआ है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो है, प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे 4 चौबंद पहले से जो यहाँ प्रशासन ने 3 दिन तक राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन बंद कर दिया गया है। वो 3 दिन तक कोई दर्शन पूजन नहीं किए जाएंगे और पूरी बैरिकेटिंग की जाएगी। जगह जगह पर प्रशासन व्यवस्था 4 चौबंद। यहाँ के अभी कुछ लोगों को बात कराता हूँ और जितनी जनता है यहाँ कितना उत्साह अभी आपको दिखाता हूँ। आप भाई बताइए, प्राण प्रतिष्ठा होने के 22 तारीख डेट रखी गई है, कैसा रहेगा वो पल? नंबर 1 का रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा में पूरे भारतवर्ष के विदेशों से यात्री लोग आ रहे हैं। अयोध्या का प्रशासन बहुत टाइट है, पूरा अयोध्या में राममय में हो गया। भगवान राम बहुत दिन से टेंट में थे, बहुत भव्य दिव्य मंदिर में जाएंगे, कैसा रहेगा वो पल? नंबर 1 का रहेगा। भगवान काफी दिनों के बाद अब वो समय आ गया। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य दर्शन शुरू हो जाएगा। जी, कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था अंतिका जी बताना चाहेंगे, पहले से 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दी गई है और जगह जगह पे कहना हो यहाँ पे जो है सुचारू रूप से वही जो वीआईपी रहेंगे मूवमेंट वो रहेगा और रहेंगे। बाकी आम जनता को चंपत राय जी ने बताया है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन में काफी भीड़, लेकिन कुल मिला के ये मान के चलिएगा कि लगभग 50 लाख 1 करोड़ संख्या आने की संभावना अयोध्या में, क्योंकि यहाँ पे जो पहले से व्यवस्था की जा रही है, चाहे ट्रस्ट हो चाहे मठ मंदिर हो, जितनी भी चीजें यहाँ पे व्यवस्था करिए। होटल का जितना कार्य है पहले से बंद कर दिया गया कि यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं होगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले टेंट सिटी बनाए जाने की भी बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका काम भी लगभग शुरू कर दिया गया था। तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम जितनी तरह की तैयारियां हैं, टेंट सिटी बनाना है, अयोध्या नगरी को सजाना है, तो वो सब तैयारियां प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या पूरी हो पाएंगी?
जी अंतिका जी बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस की हम लोग को बुलाया था। उन्होंने बताया कि दीप महोत्सव से पहले लगभग कार्य पूरा हो जाएगा, जितना बचेगा वो जी। अक्टूबर के लास्ट तक लगभग कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि जितना चाहे टेंट सिटी हो, जितना कार्यक्रम यहाँ का है, चाहे रोड का काम हो, चाहे विकास का काम हो, जितना काम है वो जी। अक्टूबर के लास्ट तक कानून मंत्री ने कहा कि हर जितने भी अधिकारी हैं सबको आगाज कर दिया गया है कि इनको देना है चाहे जैसे हो। जी बिल्कुल आरपी सिंह, अगर देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले लगातार वो अयोध्या के दौरे भी करते रहते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नए मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर स्वयं उपस्थित रहेंगे। देश के 4000 संत महात्मा एवं समाज के 2500 प्रतिष्ठित महानुभाव इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, पेजाशुर मठ, उडुपी, कर्नाटक, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, पुणे, जो कि कोषाध्यक्ष है, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री को अयोध्या पधारने का औपचारिक निमंत्रण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहज स्वीकृति प्रदान की। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां ठंड से पहले ही बिगड़ने लगी हवा की सेहत। सबसे प्रदूषित देश के 229 शहरों की सूची जारी कर दी गई है, जहां पर मेरठ, गाजियाबाद समेत 8 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण। सबसे प्रदूषित देश के 229 शहरों की सूची की गई है जारी। मेरठ, गाजियाबाद समेत 8 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में मेरठ का नाम तीसरे नंबर पर। टॉप 10 शहरों में प्रदूषण का हाल बेहाल। ग्रेटर नोएडा 248, दिल्ली 219 और मेरठ 202। वहीं हापुड़ 200, मुरादाबाद 188, मुजफ्फरनगर 180, शामली 170, गाजियाबाद 178। ठंड से पहले ही बिगड़ने लगी है हवा की सेहत। देखा जाए तो 229 शहरों की सूची जारी की गई है। सबसे प्रदूषित देश के 229 शहरों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद समेत 8 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया गया। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में मेरठ का नाम तीसरे नंबर पर है। टॉप 10 शहरों में प्रदूषण का हाल बेहाल नजर आ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ का नाम तीसरे नंबर पर है, जहां ग्रेटर नोएडा 248, दिल्ली 219 पर है, तो वहीं मेरठ 202 पर है। हापुड़ की बात करें तो वो 200 पे और मुरादाबाद 188 और मुजफ्फरनगर 180, शामली 170, गाजियाबाद 178, नोएडा 166 और बागपत 140 नंबर पर। ठंड से पहले ही बिगड़ने लगी है हवा की सेहत। देखा जाए तो दिवाली से पहले ही हवा की सेहत बिगड़ने लगी है। सबसे प्रदूषित देश के 229 शहरों की सूची कर दी गई है जारी, जिसमें उत्तर प्रदेश का मेरठ तीसरे नंबर पर है। त्योहारों से पहले ही हवा की सेहत बिगड़ने लगी है, जहां पर देश के 229 सबसे प्रदूषित शहरों में से मेरठ तीसरे नंबर पर है, जहां पर मेरठ का जो नंबर है वो 229 शहरों में से 202 पर है, यानी कि मेरठ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। सबसे प्रदूषित मेरठ बताया जा रहा है। सबसे प्रदूषित राज्य जो है उनकी लिस्ट जारी की गई है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मेरठ तीसरे स्थान पर है। दिवाली से पहले ही हवा की सेहत बिगड़ती नजर आ रही है। तो
तो बता दें कि देश के 229 शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें हमारे तमाम जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा का। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है और दिवाली से पहले ही देखा जा सकता है किस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है। इस पर दिल्ली सरकार ने अभी तक क्या कुछ कदम उठाए हैं प्रदूषण कम करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में प्रदूषण जो है अपनी चरम सीमा पर है और लगातार इन दिनों वैसे अमूमन हर साल जो है प्रदूषण अपनी इसी तरीके से रफ्तार पकड़ जाता है, लेकिन आज पहली बार मैं हैरान हूं कि प्रदूषण को लेकर दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और आतिशी दोनों ने मिलकर एक प्रदर्शन करके केंद्र सरकार पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि प्रदूषण के लिए जितने भी कार्य दिल्ली सरकार करती है उसको वो रोक देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर IIT को एक प्रदूषण को लेकर एक डाटा कलेक्ट करने की बात सामने आई है, जिसमें 12 करोड़ रुपए के आसपास का जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें से 10 करोड़ के आसपास उनको दे दिए। 2 करोड़ की राशि जो है केंद्र सरकार ने रोक दी है, जिसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार हमलावर है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण वाहनों के कारण, कारखानों के कारण बढ़ता है, लेकिन जिस तरीके का डाटा कलेक्ट हुआ है वो संपूर्ण नहीं है। उसकी और एक अधिक जांच कराने के लिए कानपुर IIT को जो है ये सारा कारभार सौंपा गया था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की आज भी जो हवा है, या बात करें AQI है, वो आज भी 300 के पार ही है। जी बिल्कुल। इसी खबर पर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपका रुख करेंगे, दिल्ली से सटा है गाजियाबाद, कुछ ही दूरी पर स्थित है। गाजियाबाद में फिलहाल वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है? जयवीर, अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। आपको बता दें कि गाजियाबाद भी इस वातावरण से अछूता नहीं है। यहाँ पर अगर हालात की बात करें तो काफी खराब हालात हैं, चाहे मिट्टी खनन हो या फिर जो उसके कारणों की हम बात करते हैं तो तमाम ऐसे कारण हैं। जनपद के जो देहात क्षेत्र सभी जगह पर बड़े स्तर पर मिट्टी खनन चल रही है, बालू खनन है, और सड़कों पर जो बेलगाम दौड़ते हुए वाहन है वो भी कारण है। उसके अलावा गाजियाबाद में जो अवैध प्रदूषण फैलाने वाली जो इकाइयां हैं इन दिनों वो तेजी से काम करती है, क्योंकि इस समय पर बहाना होता है कि दीपावली का त्योहार है, जिसको लेकर के इन फैक्ट्रियों में ऐसी जो चीज हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं वो तमाम ऐसे उत्पाद बनते हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है। और आने वाले समय में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि गाजियाबाद देश में नंबर 1 पर आने वाला है प्रदूषण को लेकर, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर हम पिछले रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं, पिछले जब हम रिकॉर्ड को देखते हैं तो गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, और वही रिकॉर्ड हर बार इन्हीं दिनों के बाद बनता है। क्योंकि जो प्रदूषण फैलाने वाली जो इकाई है, हालांकि प्रदूषण विभाग इन पर तमाम तरह की कार्रवाई करने की बात करता है, तमाम चालान काटने की बात करता है, और प्रशासन भी इन अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करता है, लेकिन वो केवल कार्रवाई कागजों में ही रह जाती है और वो धरातल पर नहीं हो पाती है, जिसके चलते ऐसे जो फैक्ट्री संचालक है इस समय का लाभ उठाते हैं और रात दिन अब वो फैक्ट्रियां चल रही हैं। जब उन फैक्ट्रियों में जाकर हम देखते हैं तो वहां पर जो हालात है, धुएं के गुब्बार लगातार निकलते हैं और वो जहरीले जो गैस है उससे जो आसपास के जो लोग हैं उनमें तमाम बीमारियां, दमा, खांसी जैसी बीमारियां भी शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार शिकायतों के बाद भी जो फैक्ट्री संचालक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके अलावा जो सड़कों पर जिस तरह से जो मिट्टी के और बालू के जो वाहन दौड़ते हैं वो पूरी तरह से मिट्टी बिखेरते हुए, यानी कि जो ओवरलोड होते हैं उनमें ऊपर से मिट्टी निकलती है, सड़कों पर गिरती है और अन्य वाहनों से वो मिट्टी भी सड़कों पर उड़ती है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के लिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके चलते गाजियाबाद जनपद का जो प्रदूषण स्तर है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और प्रशासन केवल कागजों में कार्रवाई करने की बात कहता है और मौके पर जाकर वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जिसको लेकर बिल्कुल देखा जाए तो गाजियाबाद की भी स्थिति खराब होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से आपने बताया कि धरातल पर कोई भी कार्य नहीं दिख रहा है। रुक करते हैं मेरठ से, हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, तीसरे नंबर पर मेरठ आ गया है और सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या प्रशासन जो है इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मेरठ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है देश में, जबकि स्वच्छता में तीसरा स्थान मेरठ को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है तो वो प्रदूषण की संख्या को लेकर मिला है। मेरठ का AQI की अगर बात करें तो 350 से अधिक AQI दर्ज किया गया है लगातार
जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है और लोगों को भी इससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाकायदा अब जो लोग हैं, मेरठ के जनपदवासी है, उन्होंने मास्क लगाने शुरू कर दिए और मास्क लगाकर ही सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर बिना मास्क के वो निकलते हैं तो बीमारी बढ़ने का जो खतरा है वो निरंतर बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उसी तरह से अब प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा जो है, आबो हवा वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मेरठ पर जो जिला प्रशासन है उन्होंने अपील की है मेरठ जनपद वासियों से कि वो मास्क लगाकर सड़कों पर निकले ताकि जो प्रदूषण है उससे बचा जा सके। साथ ही अपील भी की है कि जो जनरेटर चलाए जाते हैं उनको भी रोका गया है, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इसके अलावा जो और अन्य जो फैक्ट्रियां है, जो फैक्ट्री संचालक हैं, उनसे भी बाकायदा बैठक की गई है, मंथन किया गया है कि भाई प्रदूषण का स्तर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए जनरेटर पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। साथ ही जो धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से उन पर भी रोक लगानी पड़ेगी, जिसके बाद ये प्रदूषण जो है वो लिमिट में आ सकेगा, उसके बाद ही प्रदूषण कम हो पाएगा। तो फिलहाल जो मेरठ की आबो हवा है वो जहरीली हो चुकी है और लोग इससे खासा परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो इस प्रकार वायु प्रदूषण की स्थिति काफी खराब हो गई है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अभी जानकारी लेंगे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए। हम लगातार बने हुए हैं। वायु प्रदूषण की स्थिति खराब हो गई है। जहां पर देखा जाए तो तमाम जितने भी शहर हैं उनकी सूची जारी की गई है। 229 शहरों में मेरठ तीसरे नंबर पर है, जिसमें सबसे ज्यादा हालात खराब नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर तमाम शहरों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। इसी खबर पर भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भरत, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में क्या स्थिति है प्रदूषण की, और साथ ही प्रशासन क्या कुछ इंतजामात कर रहा है जिससे वायु प्रदूषण न फैले? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें एक्यूआई लेवल की, तो एक्यूआई जो लेवल है वो 153 है, मतलब कि वो कह सकते हैं मध्यम। अगर बात करें एक्यूआई लेवल की तो 0 से लेकर जो 50 तक एक्यूआई लेवल होता है वो अच्छा माना गया है, और 51 से लेकर 100 तक माना गया है वो संतोषजनक माना गया है, और 101 से लेकर 200 तक माना जाता है वो मध्यम माना जाता है। अगर 200 से ऊपर एक्यूआई लेवल जाता है तो जो लेवल 200 से 300 के बीच माना गया है वो खराब माना गया है, और अगर 300 से 400 के बीच की बात करें एक्यूआई लेवल की तो वो बेहद खराब माना गया है, और अगर 400 से 500 की बात करें तो बेहद गंभीर स्थिति उस समय पैदा हो जाती है। लखनऊ की अगर बात करें जो एक्यूआई लेवल है वो 153 है, ये कह सकते हैं कि मध्यम है, अभी बड़ा नहीं है, लेकिन उसको लेकर सरकार तमाम इंतजाम कर रही है, प्रशासन तमाम इंतजाम कर रहा है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो फैक्ट्रीज है, वहां पर प्रशासन के लोग जाकर फैक्ट्री कर्मचारियों से, मालिकों से मिल रहे हैं, और जो प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी एक्यूआई लेवल 153 है, लेकिन हाँ, अगर पहले से ही सावधानी नहीं बरती गई तो जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ सकता है, जिससे जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। तमाम जो डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि भाप करिए, जितनी भी प्रदूषित हवा है, जो सांस लेने में जो दिक्कत लोगों को होती है, बिल्कुल भरत, अगर देखा जाए तो फिलहाल लखनऊ की स्थिति तब भी थोड़ी सी ठीक मानी जाएगी बाकी शहरों से। बागपत से हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करेंगे बागपत में फिलहाल वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है, क्योंकि दिवाली आने वाली है और उससे पहले ही देखा जाए तो सूची जारी कर दी गई है, जिसमें काफी ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है। तो बागपत की क्या स्थिति है? जी अवंतिका, आपको बता दूं मैं दिल्ली से सटा हुआ बागपत है, और यहाँ पर जो है एनजीटी का जो मामला है, एनजीटी इसमें पूरी तरीके से दिखाई दे रही है, सतर्क है और अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। हालांकि जहाँ पर ये क्षेत्र जो होता है ये भट्टा क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा भट्टे चलते हैं और इसी से सबसे ज्यादा प्रदूषण भी फैलता है। लेकिन इसकी आबो हवा बागपत की इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पर जो सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो उसमें अस्पतालों में भी लोगों की काफी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इतना ही नहीं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ बागपत है, तो बागपत में कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से यहाँ की जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं इतनी प्रदूषित हो चुकी है, इतनी दूषित हो चुकी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्थिति गंभीर बनी हुई है वायु प्रदूषण को लेके। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बांदा से है, जहां पर नहर में नहाते समय 3 लोग डूबे, 1 की हुई मौत। नहर में नहाते समय 3 लोग डूबे, 1 की हुई मौत। 2 लोगों को गोताखोरों की मदद से बचाया गया। तीसरे का रेस्क्यू ऑपरेशन कर शव ढूंढा गया। परिवार में मचा कोहराम,
2 लोगों को गोताखोरों की मदद से बचाया गया। तीसरे को रेस्क्यू ऑपरेशन कर शव ढूंढा। में 3 लड़के उतरे नहाने के लिए, 2 उसमें बच गए, 1 डूब गया। तत्काल सूचना पर मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए और कई थानों की गोताखोरों की मदद से जो है उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। इसमें पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। खबर कानपुर देहात के रसूलाबाद से है, जहां धर्मगढ़ बाबा मंदिर में नवरात्र महोत्सव कार्यक्रम के बाद प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन होता है, जिसमें मुख्य रूप से देश के महान कवि सुदीप भोला सहित कई कवियों ने काव्य पाठ किया। सुदीप भोला ने कहा कि बेटियों का सम्मान सर्वोपरि, इसके साथ ही पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि पुलिस के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, गाड़ी पलट जाती है। मैंने आपदा को अवसर में बदला, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।